हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मिडिवल हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर। थोड़ा सा ये जो चैप्टर है यहाँ पे बहुत ऐसा कंफ्यूजन टाइप की स्टोरी होने वाली है। बेसिकली ये बात करने वाला है दक्कन की, और दक्कन में स्पेसिफिक एक रीजन की बात करेगा। ये किसकी? बहमनी किंगडम जो स्प्लिट हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में बट चुका था। बीजापुर है, गोलकुंडा है, बीदर है, बरार है, अहमदनगर। तो इन पांचों रीजन्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेगा। इन रीजन्स में या इन टेरिटरी में जो नए रूलर्स आए थे उनके आपस में किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो हम देखेंगे, और मुगल्स के साथ लगातार किस तरह से इनके छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देते हैं। तो उसी स्टोरी को बता रखा है तो चैप्टर अगर पढ़ोगे तो ओवरऑल यही दिखा रखा है कि ये जो क्षेत्र रहा था बहमनी किंगडम, मुगल्स के टाइम पीरियड में बहुत ही अनस्टेबल रीजन था। लगातार एक दूसरे के क्षेत्र में ये लोग अतिक्रमण कर रहे थे और कई बार ऐसा हुआ था कि मुगल एम्परर ने इन क्षेत्रों में विजय हासिल की, फिर उनके हाथ से ये क्षेत्र निकल गया। तो पूरा जो चैप्टर है वो इसी स्टोरी को बताने की आपको कोशिश करता है, जिसको मैं यहाँ पे कंक्लूड करने की कोशिश करूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। लेकिन उसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप में से जो भी बच्चे इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको पहले तो ये पता होगा कि एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया गया है। तो अभी आपका एग्जाम जून में होना है और यहाँ पर ये एक नया टेस्ट सीरीज लाया गया हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से, प्री कम मेंस का। तो देखो आप सभी को पता है कि टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स, थोड़ा सा अगर प्रीलिम्स का आप टेस्ट लगाते हैं तो उससे काफ़ी सारे टॉपिक आपके प्रिपेयर हो जाते हैं, रिवीजन हो जाते हैं। और अगर आप मेंस की टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाता है। बहुत बार हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत बार रिवाइज कर लिया है, तो हम आंसर डायरेक्ट जाके वहाँ पर लिख देंगे या दो चार आंसर प्रैक्टिस करके हमारा हो जाएगा। नहीं, डेफिनेटली जब आप बहुत अच्छा रिवीजन देते हैं तो उससे आपका कंटेंट अच्छा प्रिपेयर हो जाता है, आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले कभी प्रैक्टिस नहीं किया और वहाँ पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल रहा है, दो चार बार ही आप आंसर लिख कर गए हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, है ना, क्योंकि आपका कंपटीशन है बाकी बच्चों के साथ भी। तो ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी बार बार रिवीजन कर रहे हैं, बार बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका एक रिवीजन पोर्शन तो अच्छा है। टेस्ट सीरीज आपने नहीं लगाया, आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए, तो इसलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप मेंस का बार बार लिखेंगे तो आपको उसमें खुद ब खुद इंप्रूवमेंट दिखाई देती है कि आप और क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं, क्या आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए। और अगर आप हर क्वेश्चन एक एक आधा आधा नंबर भी बढ़ाते हुए चल रहे हैं तो यही आपको अच्छा मार्जिन दिला देगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट आपको हेल्प करता है रिवीजन में, और मेंस का मॉक टेस्ट आपको हेल्प करता है आपके प्रेजेंटेशन में, आपके राइटिंग स्पीड में, आपका जो हैंड राइटिंग है वो थोड़ा वहां से इंप्रूव होता है। और जो एक आपका सिटिंग आवर्स होता है वो मॉक, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, प्रॉपर टेस्ट लगाते हैं मेंस का, तो आपको किस तरह से 3 घंटे लगातार बैठ के आंसर लिखना है, उस प्रेशर को भी आप झेलना सीख जाते हैं। तो इसलिए आप इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस दोनों को देने में। प्री के बाद ही मेंस होगा आपका बेसिकली। तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप जाके डिटेल देख सकते हो और इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे सेंटर्स वगैरह भी आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे सेशन को। मिडिवल हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 है। आर एस शर्मा, सॉरी सतीश चंद्रा जो है वो हम डिस्कस करें। आर एस शर्मा हमारा कंप्लीट हो चुका है। आर्ट एंड कल्चर 11th और 12th का फाइन आर्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप जाइए वहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा और फिर आप बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जो ये चैप्टर है ये मैंने जैसा बोला थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाना नहीं है। अब जो भी चैप्टर्स आएंगे ना मिडिवल के, तो आप देखोगे उसमें ऐसा बहुत कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम बुक सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं इसलिए हमें सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, ठीक है। तो इसका भी ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे। दक्कन और दक्षिण भारत 1656 की बात कर रहा है। दक्कन और दक्षिण भारत की जो यहाँ पर बात की गई ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऑलरेडी हम पढ़कर आ चुके थे किसके बारे में, विजयनगर किंगडम के बारे में, बहमनी किंगडम के बारे में। तो जो हमने वहां पर चीजें पढ़ी थी इसको ही यहाँ पर थोड़ा सा ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं, प्लीज जाके उन चैप्टर्स को एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके, वहां से देख लीजिएगा। और उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि दक्षिण भारत में या दक्कन में किस तरह से हमें दो बड़े एम्पायर्स दिखाई देते हैं। एक सेकेंड, इमेज यहाँ पर मिस है, मैं एक बार आपको वो पिक्चर बनवा देती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। ओके, तो ये थोड़ा सा आप देख लेंगे कौन कौन से रीजन्स हमें दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पर हमें बहमनी किंगडम दिखाई दे रहा था और यहाँ पर हमें आपका क्या बोलते हैं,
विजयनगर किंगडम दिखाई देता है। तो बहामनी किंगडम किस तरह से स्प्लिट हो गया था वो हम ऑलरेडी देख चुके थे 16th सेंचुरी में। जो बहामनी किंगडम था जब ये टूटता है तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर हमें दिखाई देता है आंध्र प्रदेश वाले रीजन में कौन सा क्षेत्र, गोलकुंडा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गोलकुंडा दिखाई देता है। इधर आ जाइए, यहाँ दिखाई देगा आपको इंपॉर्टेंट अहमदनगर और बीजापुर, अहमदनगर, और दूसरा यहाँ पर आपको दिखाई देता है क्या, बीजापुर। इधर छोटा सा आपका क्षेत्र है, इसको बोलते हैं हम क्या, बीदर, ओके। और ऊपर आ जाइए, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, बरार रीजन मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन है वहां पर हमें गोलकुंडा दिखाई देता है, जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन है पश्चिम वाला वहां पर हमें अहमदनगर और बीजापुर दिखाई देता है, ठीक है। बीच में हमें दिखाई देता है बीदर और ऊपर हमें दिखाई देता है बरार। तो ये सारे लोकेशंस आपको दिमाग में एकदम से सेट होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे किस तरह से राइटर स्टोरी स्टार्ट करता है देखते हैं हम वन बाय वन। बोलता है ये, बहमनी राज्य के विघटन के बाद उस क्षेत्र में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा ये 3 शक्तिशाली राज्य उभरे। जो बहमनीज का एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो वहां पर हमें 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र दिखाई दिए, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। अब इनका लोकेशन आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, नहीं पता है तो देख लेते हैं। इधर है गोलकुंडा, ठीक है, अहमदनगर और बीजापुर, ठीक है। तो ये वेस्टर्न कोस्ट पर है और ये ईस्टर्न कोस्ट पर है, ठीक है। और ये 2-3 जो ऐसे राज्य थे काफी पावरफुल थे और हमें पता लगता है कि इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है मुगल्स के टाइम पीरियड में। बोल रहा है कि इन तीनों ने ही मिलकर 1565 में तालीकोटा के निकट बनीहट्टी की लड़ाई में, किसके साथ होती है ये लड़ाई, विजयनगर किंगडम एक बहुत पावरफुल किंगडम था, तो इन तीनों ने आपस में अलाइन बनाया। अलाइन बनाकर बोल रहे हैं कि इस समय तालीकोटा के निकट, इसे बैटल ऑफ तालीकोटा या बनीहट्टी की लड़ाई भी कहते हैं, तो इस लड़ाई में विजयनगर किंगडम पर इन्होंने जीत हासिल की और इसके बाद से, इस बैटल के बाद से विजयनगर किंगडम वापस एक बड़े किंगडम के रूप में नहीं उभर कर आया, एक छोटे से क्षेत्र में ही सिमट कर रह जाता है, ठीक है। अब ये तो था इनका एक अलायंस। इसके बाद ये आपस में भी एक दूसरे के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए लड़ते रहते थे। जैसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था शोलापुर, ओके, महाराष्ट्र में दिखाई देता है। ये बहुत ही फर्टाइल रीजन था, समृद्ध और उपजाऊ क्षेत्र था और इस क्षेत्र पर बीजापुर और अहमदनगर जो हमें यहाँ दिखाई देता है, ये रहा आपका अहमदनगर, ये रहा बीजापुर। तो अहमदनगर, बीजापुर ये दोनों शोलापुर के क्षेत्र पर दावा करते थे। किस वजह से? क्योंकि ये काफी फर्टाइल क्षेत्र था, बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। उपजाऊ है तो यहाँ से टैक्स रेवेन्यू ये अच्छा कलेक्ट कर सकते थे और इस वजह से इनके बीच में कई बार हमें लड़ाइयां भी दिखाई देती है और कई बार इन दोनों राज्यों के बीच में हमें वैवाहिक संबंध भी स्थापित होते हुए दिखाई देते हैं। तो विवाह और युद्ध दोनों तरह के संबंध इनके बीच में स्थापित होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। बोल रहे दोनों राज्यों की महत्वाकांक्षा एक और जगह पर दिखाई देती है, इसका क्या नाम था? बीदर, ओके। बीदर कहां पर है? अभी हमने जाना है ये वाला क्षेत्र। तो जो बीदर है इस पर भी इन दोनों राज्यों की नजर थी और इसको लेकर भी ये हमेशा टकराते रहते थे। फिर बोलता है राइटर कि सच तो यह है कि पुराने बहमनी सुल्तानों के वंशजों के रूप में निजाम शाही शासक को माना जाता था कि जो बहमनीज थे एक्चुअल में उनके वंशज कौन है? निजाम शाही, ओके। और जो निजाम शाही थे वो हमें कहां पर दिखाई देते हैं? इधर गोलकुंडा वाले रीजन में। और इनका मानना था कि ये उस बहमनी किंगडम के वंशज हैं, तो अगर इनका पूरे दक्कन पे कंट्रोल ना हो तो भी एटलीस्ट इनका जिस भी क्षेत्र पर कंट्रोल हो वो बाकी राज्यों के कंपेरेटिवली बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर यही बोलता है कि ये जो निजाम शाही थे ना गोलकुंडा वाले, इनका ऐसा मानना था कि ये उनके वंशज है बहमनी के, तो इनका पूरे दक्कन पे कंट्रोल ना हो फिर भी एक बड़े हिस्से पे उनका प्रभुत्व होना चाहिए जो औरों के मुकाबले काफी बड़ा क्षेत्र हो, ठीक है। और इस चीज में इनके कॉम्पिटिटर्स हमें बीजापुर दिखाई देता है, ये वाला रीजन। ये बीजापुर को भी अपना कॉम्पिटिटर मानते थे और बोल रहा है कि गुजरात जो है ना वहां के शासक को भी अपना प्रतिद्वंदी माना करते थे, ठीक है। और कई बार हमें ये दिखाई देता है कि जो गुजरात के शासक हैं इनका भी इन लोगों से कॉन्फ्लिक्ट होता है। किस क्षेत्र को लेकर? तो ये जो महत्वपूर्ण कोंकण वाला रीजन है ना, ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, इसको लेकर भी गुजरात के शासक का इन बहमनी के जो उत्तराधिकारी बनते हैं इनके साथ में टकराव दिखाई देता है। तो आपके दिमाग में क्लियर हो रही है चीजें कि ये कहां कहां से कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं।
फिर बोल रहे हैं कि इनकी आंख बरार के अलावा समृद्ध कोंकण प्रदेश पर भी लगी हुई थी। तो ये ना केवल इधर बीदर के ऊपर आ जाइए बरार क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाहते थे, बल्कि ये जो कोंकण वाला रीजन है ना, इस पर भी गुजरात की और आसपास के क्षेत्रों की आंख लगी हुई थी। ठीक है, गुजरात के शासकों ने अहमदनगर के खिलाफ बरार को सक्रिय सहायता दी। अब देखो इनका क्या था ना कि एक दूसरे के खिलाफ भी थे और एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए कभी कभी अलायंसेस भी बना लेते थे। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि गुजरात के शासकों ने अहमदनगर के खिलाफ बरार को सक्रिय सहायता दी, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जैसे बीदर है, बरार है, ये कोंकण क्षेत्र है, शोलापुर वाला रीजन है, इस पर ये सब कंट्रोल करना चाहते थे। तो गुजरात के शासकों ने क्या करा कि जो बरार के शासक थे इनको अपना सहायता दे दिया जब अहमदनगर इनसे वॉर लड़ना चाह रहा था, ताकि इनको सपोर्ट देके अहमदनगर को कमजोर किया जा सके। तो सक्रिय सहायता दी और यहां तक कि उन्होंने अहमदनगर से दो दो हाथ भी कर लिया और गुजरात जो है वो बरार के सहायता करते करते खुद अहमदनगर से भी टकरा जाता है। ठीक है, ताकि जो पावर का बैलेंस है वो बिगड़े ना। देखो अहमदनगर काफी पावरफुल था और गुजरात के शासकों को ये था कि अगर अहमदनगर बरार पर भी अपना कंट्रोल कर लेता है तो और ज्यादा ये पावरफुल हो जाएगा, जो उनके लिए अच्छी स्थिति ना है नहीं है। तो ये पावर का बैलेंस रखना चाहते थे और बैलेंस रखने के लिए इन्होंने बरार को सपोर्ट दिया ताकि अहमदनगर के हाथ में बरार ना लगे। तो ये तो अभी इनके बीच का ही कॉन्फ्लिक्ट है। मुगल्स का भी अभी हम स्टोरी देखेंगे। फिर बोल रहा है 1572 में मुगलों के गुजरात विजय से एक नई परिस्थिति पैदा हुई। हमें पता लगता है कि जो मुगल शासक था अकबर, इसने कौन सा क्षेत्र जीत लिया? गुजरात वाला क्षेत्र जीत लिया। अब जो गुजरात सपोर्ट कर रहा था बरार की अहमदनगर से लड़ने में, अब वो गुजरात ही किसके नियंत्रण में आ गया है? मुगलों के नियंत्रण में आ गया है। तो यहां पर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हुई। ऐसा लगा था कि दक्कन की पॉलिटिक्स में एक और महत्वपूर्ण एम्पायर आने वाला है जिसका नाम था मुगल्स, लेकिन अकबर उस समय उत्तर में ही काफी ज्यादा व्यस्त थे। इस वजह से गुजरात पर नियंत्रण करने के बाद उसने दक्कन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अकबर अन्यत्र व्यस्त था और उस समय दक्कन के मामलों में अकबर पढ़ना नहीं चाहता था, इस वजह से उसने ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। और जो बरार को सपोर्ट कर रहा था, कौन सपोर्ट कर रहा था? ये गुजरात। अब ये तो मुगल्स जीत चुके हैं ना, तो ये जो बरार है अब किसके नियंत्रण में आ जाएगा? अहमदनगर के। अहमदनगर बरार को अपने अधीन कर लेगा, क्योंकि बरार इतना पावरफुल नहीं था। गुजरात के सपोर्ट की वजह से वो इंडिपेंडेंट बना हुआ था, लेकिन जैसे गुजरात मुगल्स के कंट्रोल में गया, बरार को किसने कॉन्कर कर लिया? अहमदनगर ने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि दरअसल अहमदनगर और बीजापुर के बीच एक समझौता हो गया इसी बीच, जिसके तहत बीजापुर को विजयनगर के प्रदेशों को जीतकर दक्षिण में अपनी सीमाओं का प्रसार करने की छूट दे दी गई और अहमदनगर ने बरार पर विजय प्राप्त कर लिया। अब देखो ये दोनों अलायंस बना ले रहे। कौन अलायंस बना रहा है? नीचे है बीजापुर, ऊपर है अहमदनगर। तो जब अहमदनगर बरार पे कंट्रोल कर रहा है, बरार में तो बीजापुर भी चाहता था नियंत्रण करना, लेकिन बीजापुर और अहमदनगर दोनों ने समझौता करा। क्या? बीजापुर ने ये बोला कि देखो मैं दक्षिण की तरफ अभियान चलाऊंगा, ठीक है, विजयनगर किंगडम की तरफ, वो अब जो कि टूट चुका है, तो मैं वहां जाके अभियान चलाऊंगा और तुम बरार पर। ऐसा तो इन दोनों के बीच में म्यूचुअली ये आपस में समझौता हो गया, ट्रीटी हो गई कि देखो तुम दक्षिण की तरफ प्रसार करो और मैं बरार की तरफ, और हम एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस समय तक ऐसी स्थिति दिखाई दी। इस परिस्थिति की एक दूसरी विशेषता है दक्कन के मामले में मराठों की अनियत शक्ति। देखो मराठावाड़ा के बारे में हमने काफी डिटेल से पढ़ा है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम वाली सीरीज में, तो वहां पर तो हम उनके बारे में जाने, लेकिन इस समय तक मराठवाड़ा जो रीजन था जहां पे हमें मराठे दिखाई देते, ये इतने पावरफुल नहीं थे। पावरफुल थे लेकिन इनका कोई बड़ा एम्पायर नहीं दिखाई देता है, लेकिन इनके पास में इतनी ज्यादा सैन्य क्षमता थी, स्पेशली जो इनकी छापामार पद्धति थी, गुरिल्ला पद्धति थी वॉर लड़ने की, उसकी वजह से मराठवाड़ों का सब लोग हेल्प लेना चाहते थे दक्कन में। चाहे अहमदनगर था, चाहे बीजापुर था, चाहे गोलकुंडा था, वो लोग जानते थे कि मराठा जिनके पक्ष में हो जाएंगे दक्कन में कहीं ना कहीं वो अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर एक और चीज जो महत्वपूर्ण दिखाई दी वो क्या है? मराठों की अनियत शक्ति। जैसा कि हम देख चुके हैं मराठा सैनिकों को बहमनी राज्य में अस्थायी सैन्य दल या फिर क्या कहा जाता था? बगीर कहा जाता था, बारगीर। ओके, तो इसके रूप में या बारगी कहा जाता था, बारगी के रूप में कौन अपने यहाँ पर नियुक्त कर रहे थे? बहमनी राज्य। जब ये बहमनी किंगडम था जो अभी स्प्लिट हो चुका है, बहमनी किंगडम में मराठवाड़ा के लोग जो थे, मराठा सरदार थे, उनको अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, सेना में महत्वपूर्ण पदों पर रखा जाता था और उसको क्या कहा जाता था? बारगी कहा जाता था। ठीक है,
स्थानीय स्तर की राजस्व व्यवस्था दक्कनी ब्राह्मणों के हाथों में भी थी। यहाँ पर हमें एक और रोल दिखाई देता है किसका, कि जो लोकल ब्राह्मण्स थे ना, उनका भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे रोल दिखाई देता है। ओके, तो जो लोकल ब्राह्मण्स थे उनका भी महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल था। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो ये बोल रहे कि दक्कन में इन राज्यों के अलावा दो फैक्टर्स और दिखाई देते, एक मराठा और दूसरा दक्कनी ब्राह्मण्स। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि ये जो दक्कनी ब्राह्मण थे ना, ये भी जिस पक्ष में हो जाते थे कहीं ना कहीं उसको मजबूती प्रदान कर देते थे। आगे बोलता है राइटर कि हमें पता लगता है कि मोटे, निम्बलकर, घाटगे, बहुत सारे ऐसे मराठा घरानों का इस समय उत्थान हुआ जब ये बहमनी के अधीन था और जिन्हें उनसे मनसब मिलता था। मनसबदारी व्यवस्था ऑलरेडी मैं बता चुकी थी मुगल्स के टाइम पीरियड में। तो बोल रहा है कि जिनसे उन्हें बहमनी किंगडम के जो रूलर्स थे उनसे मनसबदारी अधिकार मिलते थे, जागीरदारी अधिकार मिलते थे। और यही आगे चल के जो मराठवाड़ा सरदार के घराने थे ना, यही आगे चल के देशमुख या जमींदार कहे जाने लगे। तो मराठवाड़ा सरदारों ने अपनी प्रमुखता बहमनी किंगडम में ही हासिल की और वहां पर वो किस तरह से सेना में जो बारगी के रूप में काम करते थे, वहां से वो धीरे धीरे जागीरदार, जमींदार के रूप में देशमुख कहे जाने लगे। वहां तक की स्टोरी बताई हुई है। ठीक है, बोल रहा है कि लेकिन फिर भी ये जो मराठवाड़ा सरदार थे ये इंडिपेंडेंट नहीं थे। जैसे राजपूत रूलर्स थे ना कि एक क्षेत्र में रूल कर रहे हैं वहां पर इंडिपेंडेंटली, वैसा इनका राइट नहीं हुआ करता था। बस ये बेसिक जमींदार के रूप में ही रहते थे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इनकी स्थिति, अगर हम मराठवाड़ों की बात करें तो इनकी स्थिति ऐसी थी कि उत्तर भारत के काफी बड़े हिस्सों में राजपूतों के मराठा सरदारों को बोल रहे हैं कि इनकी स्थिति काफी हद तक उन राजपूतों के समान थी जो हमें मुगल्स में दिखाई देते ना, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा लिए हुए, लेकिन फिर भी ये इंडिपेंडेंट नहीं थे। ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि किस तरह से राजपूतों के समान या फिर उनसे डिफरेंट इनकी स्थिति दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर बोलता है राइटर आगे कि बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह जो 1535 में गद्दी पर बैठा था। अब यहाँ पर स्पेसिफिक किसकी बात कर रहा है? बीजापुर की बात कर रहा है। यहाँ का महत्वपूर्ण शासक हुआ था इब्राहिम आदिल शाह। बोल रहा है कि ये इस नीति का प्रमुख हिमायती था। उसने अपनी सेना में 30,000 मराठा बारगियों को स्थान दिया और राजस्व प्रबंधन में भी मराठों को तरजीह दी। तो बोल रहे कि जो बहमनीज के टाइम पीरियड में मराठवाड़ों का उत्कर्ष हुआ था उसको आगे कौन लेकर जाता है? बीजापुर का शासक आदिल शाह लेकर जाता है। उसने मराठवाड़ों को वैसा ही सेना में स्थान दिया और राजस्व व्यवस्था में भी उनको जगह दी। ठीक है, इस नीति के फलस्वरूप बीजापुर में कुछ और परिवारों का भी उदय हुआ, जैसे भोसले परिवार का नाम हमें दिखाई देता है, जिनको घोरपड़े भी कहा जाता है। डफले, या जिसे आप मराठवाड़ा क्षेत्र में अगर कभी जाएंगे तो वहां पे आपको चौहान भी दिखाई देते हैं। तो बोल रहे हैं कि जैसे बहमनीज के टाइम पीरियड में हमें कुछ ऐसे राजघरानों का उदय होते हुए दिखाई देता है, मोटे, निम्बलकर, घाट के, वैसे ही बहमनीज के आगे स्प्लिट होने पे जो बनता है बीजापुर ने भी इन मराठवाड़ों को संरक्षण दिया, सेना में शामिल किया, राजस्व प्रबंधन में इनको हिस्सेदारी दी और वहां पर भी मराठवाड़ा के कुछ अलग घराने हमें दिखाई दे, जिनमें बात कर रहा है किसकी? भोसले की बात कर रहा है, चौहानों की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मराठा ब्राह्मणों का इस्तेमाल नियमित रूप से कूटनीतिक वार्ताओं के लिए किया जाता था। इसी संदर्भ में अहमदनगर के शासकों ने कंकोजी नरसी नामक एक ब्राह्मण को पेशवा की उपाधि दी। अब बोल रहे हैं कि मराठा जो थे इनमें जो ब्राह्मण्स होते थे उनको भी स्पेसिफिक जगह दी जाती थी। और मराठा ब्राह्मण्स एक तो सरदार हो गए ना, जो सैन्य अभियान या फिर जागीरदार के रूप में काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो इनके ब्राह्मण्स होते थे ना, मराठा ब्राह्मण, उनको भी एक विशेष स्थिति दी जाती थी। किस रूप से? कूटनीतिज्ञ वार्ता के लिए। और अहमदनगर के जो शासक थे उन्होंने मराठा ब्राह्मण को अपने यहाँ पर जगह दी, जिनमें से एक का नाम भी उल्लेख करा है, कंकोजी नरसी। बोल रहे ये एक ऐसे ब्राह्मण थे जिनको अहमदनगर के शासक ने पेशवा यानी प्रधानमंत्री की उपाधि दी। मराठों ने अहमदनगर, गोलकुंडा राज्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीजापुर में तो सेना के रूप में ये सम्मिलित हुए ही। ठीक है, बोल रहे अहमदनगर में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और गोलकुंडा में भी इनका
महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दक्कनी शासकों ने स्थानीय भूस्वामी लड़ाका वर्गों के साथ मित्रता का संबंध स्थापित करके अपनी एक सिचुएशन को, अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। तो सबसे पहले राइटर ने यह बताया कि देखो बहामनी किंगडम स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने के बाद से इनके अपने अपने राजनीतिक आर्थिक हित थे, जिसमें ये बीदर पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बरार पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, कोंकण तट पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। बरार पे अहमदनगर का कंट्रोल हुआ, क्यों? गुजरात पहले सपोर्टर था, लेकिन जब 1572 में गुजरात पर मुगल्स ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर अकबर नीचे नहीं जाता है, दक्षिण की तरफ अभियान नहीं करेगा। इस बीच अहमदनगर बीजापुर ने अपना अपना आपस में समझौता कर लिया। बीजापुर बोला मैं दक्षिण की तरफ अभियान चलाऊंगा, ये बोला ठीक है मैं उत्तर की तरफ चलाऊंगा, ठीक है। इसी बीच ये सब अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे, किसको? लोकल्स का सपोर्ट लेके, जिनमें ये किसकी बात कर रहा है? मराठवाड़ों की बात कर रहा है। मराठवाड़ा सेना की तरह मराठवाड़ा ब्राह्मण्स का भी सपोर्ट ये ले रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दक्कन की ओर मुगलों की बढ़त। वो जो अकबर 1572 में गुजरात को जीतकर रुक गया था, अब वो यहाँ पर दक्षिण की तरफ अभियान चलाएगा। कैसे? उत्तर भारत में साम्राज्य को सुदृढ़ करने के बाद मुगलों ने अब दक्कन की ओर बढ़ने की आशा व्यक्त की कि अब वो समय आ चुका है जब हमें ये इधर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यात्री व्यापारी, अब देखो मुगल दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके पहले दक्षिण की तरफ अभियान नहीं चलाया। हम ऑलरेडी तुगलक्स के बारे में पढ़कर आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत के काफी सारे क्षेत्रों को वो जीत चुका था, हालांकि बहुत कम समय के लिए, लेकिन दक्षिण ऑलरेडी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में पहले से काफी संबंध स्थापित रहे हैं। तो राइटर यही बताने की कोशिश करता है कि मुगल्स अब दक्षिण की तरफ अभियान चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उत्तर भारत और दक्षिण भारत में पहले से ही काफी संबंध रहे हैं। किसके द्वारा? यात्री आया जाया करते हैं नॉर्थ साउथ, व्यापारी जाते थे, तीर्थयात्री जाते थे, संत लोग जाया करते थे। तो इसकी वजह से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में बहुत सारे सांस्कृतिक संबंध स्थापित रहे हैं। तुगलक के बारे में हम देखकर आ चुके हैं। तुगलकों की दक्कन विजय और उत्तर और दक्षिण के बीच जो है उन्होंने एक बेहतर संचार व्यवस्था कायम की। जब तुगलक दक्षिण भारत की तरफ जीते, विजय अभियान चलाया, तो उस समय इनके बीच में जो संचार के संबंध है वो भी बहुत अच्छे से स्थापित किए, यानी कि मूवमेंट बड़े लेवल पर चालू हो जाएगी, लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, और साथ ही साथ इनके बीच में व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत हुए। तो कुल मिलाकर मुगल्स के आने के पहले ही व्यापारी, तीर्थयात्री, संत लोग जो थे, या फिर जो तुगलक्स ने दक्षिण की तरफ अभियान चलाया था, उस समय से काफी ज्यादा उत्तर दक्षिण भारत में क्या चल रहा था? सांस्कृतिक मेल मिलाप चल रहा है, व्यापारिक मेल मिलाप चल रहा है, ठीक है। आगे बोलता है, दिल्ली सल्तनत के बाद बहुत से सूफी संत और कई लोग रोजगार की तलाश में वहां से बहमनी के दरबार में भी पहुंचते हैं, यानी कि यहाँ से कई सारे लोग उत्तर भारत से बहमनी किंगडम में भी पहुंचते हैं, अलग अलग रीजन से। कोई अपने धार्मिक उद्देश्य से पहुंचता है, कोई रोजगार के उद्देश्य से पहुंचता है। अब राइटर यहाँ पे क्या बोल रहा है? पश्चिम में गुजरात और मालवा के शासक तथा पूर्व में उड़ीसा के राजा बराबर दक्षिण भारत की राजनीति से जुड़े रहे हैं, और अगर मुगल्स को हटा दो, सल्तनत काल को भी हटा दो, तो बोल रहे हैं कि जो गुजरात है, मालवा क्षेत्र है, उड़ीसा वाले क्षेत्र हैं, ये लोगों का भी लगातार संबंध रहा है किससे? दक्षिण भारत से। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि बिल्कुल बीच में आ जा रहे हैं ना, उत्तर और दक्षिण के भारत के बीच में ये एक तरह से संपर्क का कायम कर रहे हैं, तो इनका पहले से ही काफी संबंध रहा था। इसलिए 16वीं सदी के 60 वाले दशक में और 70 वाले दशक के आरंभ में मालवा और गुजरात पर अधिकार करने के बाद, क्योंकि जो मुगल्स हैं जब ये इन क्षेत्रों पर अधिकार करेंगे तो इसके बाद इनके लिए अगला निशाना क्या होगा? दक्कन होगा। और क्योंकि इन क्षेत्रों का संबंध भी इनसे रहा है, तो वहां पर अधिकार करने के बाद कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ेंगे ही। तो बोल रहा है कि इस वजह से जो शाहजहां है वो दक्कन की राजनीति, शहनशाह जो होता है मुगल शहनशाह, वो अपने आप को दक्कन की राजनीति से अलग नहीं रख पाए। 1576 ईस्वी में मुगल की एक सेना ने खान देश पर आक्रमण करके वहां शासक को अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। अब खान देश कहाँ है? तो ये जो आपको अहमदनगर दिखाई देता है ना, इसके ऊपर ही जस्ट यहाँ पर हमें दिखाई देता है खान देश। तो ये सारी लोकेशंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या दिखाई देता है बच्चों? खान देश दिखाई देता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है
कि 1576 में मुगल सेना गुजरात से आगे बढ़ी, कहाँ, खानदेश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है। लेकिन तभी अनिवार्य कारणों से अकबर को साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों की ओर ध्यान देना पड़ा और दक्कन की ओर उसकी बढ़त वहीं रुक गई। तो पहले गुजरात पर अपना नियंत्रण किया, फिर खानदेश पर अपना नियंत्रण करा और उसके बाद से अकबर एक लंबे समय तक दक्कन की तरफ अभियान चलाने की नहीं सोचेगा। 1586 से 98 के बीच 12 वर्ष अकबर को उत्तर पश्चिम की स्थिति पर नजर रखना था। यहां पर थोड़ा सा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही थी। तो अकबर ने लगभग इस स्थिति के बाद, खानदेश के बाद, लगभग 12 वर्षों तक उत्तर पश्चिम पर नियंत्रण रखने के लिए लाहौर को ही अपना मुख्य केंद्र बनाए रहा। अब जब वो वहां पर नियंत्रण स्थापित करके बैठा है या वहां पर उसका फोकस है, तो ऐसी स्थिति में वो दक्षिण की तरफ तो अभियान चला नहीं सकता एक साथ दो जगह। तो इस वजह से कुछ समय के लिए दक्कन सुरक्षित रहा। इस बीच दक्कन राजनीति की धधकती हुई भट्टी बन गई। अब मुगल वहां पे व्यस्त है, अकबर, तो ये लोग को लग रहा था कि हम अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन कर ले, तो ये आपस में ही भिड़ मरेंगे, ठीक है। तो दक्कन के विभिन्न राज्यों के बीच में आए दिन लड़ाई होती थी। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये तीनों शक्तिशाली राज्य आपस में लड़ते रहते थे। कोई भी शासक की मृत्यु होती थी तो अक्सर सरदारों के बीच में आपस में झगड़े हो जाते थे कि भाई हम शासक बनेंगे या फिर हम इसको सपोर्ट करेंगे। तो जो वहां के सरदार होते थे वो अपने पसंद के व्यक्ति को चाहते थे उत्तराधिकारी बनाए। तो इस तरह से वहां पे गंदी पॉलिटिक्स हो रही थी। सांप्रदायिक संघर्षों और विवादों ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। वहां पे कुछ धार्मिक आधार पर भी संघर्ष देखने को मिले। ओके, धार्मिक आधार पर इसलिए क्योंकि बहामनी जो है वो बेसिकली मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो बहामनी के बाद हमें छोटे छोटे स्प्लिट होते हुए राज्य दिखाई दिए, उसमें मुस्लिम तो था लेकिन मुस्लिम में भी अलग अलग ग्रुप्स दिखाई दिए, जिसमें बात किया जाएगा शिया का, सुन्नी का। तो बोल रहे कि यहाँ पर ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ कि ये शिया, सुन्नी या जो इस्लाम धर्म के अलग अलग संप्रदाय दिखाई दे रहे हैं वो लोग आपस में भिड़ेंगे। तो ये जो सांप्रदायिक रूप से संघर्ष होता है ना, ये और स्थिति को बिगाड़ देगा, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे राइटर कि 16वीं सदी के आरंभ में सफाविद नामक एक नए राजवंश के अधीन शिया मत ईरान का राजधर्म बना, ठीक है। तो बोल रहे कि ये जो ईरान था ना, यहाँ पर हमें दिखाई दिया सफाविद एम्पायर, और जो सफाविद थे वो लोग बेसिकली किसको मानते थे? शिया। और वो जो सऊदी अरब वाला रीजन है वो लोग किसको मानते हैं? सुन्नी। तो इस वजह से ईरान और सऊदी अरब में आप देखते हो काफी ज्यादा कंफ्लिक्ट भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमें सुन्नी और यहाँ पर हमें शिया के फॉलोअर्स दिखाई देते हैं। तो बोल रहे कि ये जो शिया के फॉलोअर्स है ना, ईरान इनका महत्वपूर्ण केंद्र बना। दीर्घ काल से इस संप्रदाय को दबाकर रखा गया था और सत्ता प्राप्त करने आए नए जोश के जो कुछ शिया थे उन्होंने अपने विरोधियों पर जी भर के अत्याचार किया। फलतः कई प्रमुख परिवार के लोग भागकर हमें दिखाई देता है आगे पहुंच जाते। उन्होंने अकबर के दरबार में शरण ली। बोल रहे कि यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि थोड़ा सा शियाओं पे कुछ बोल सकते हैं हिंसात्मक गतिविधि की जा रही थी। तो बोल रहे कि कई बार ऐसी स्थिति आई कि यहाँ के जो लोग हैं वो शरण लेने के लिए कहाँ पहुंच जाते हैं? अकबर के दरबार में पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ठीक है। अकबर के दरबार में शरण ली जहाँ शियाओं और सुन्नियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। तो कई बार शिया भी यहाँ से आते थे, कई बार सुन्नी भी यहाँ से आते थे, क्योंकि इधर इन लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो अकबर के दरबार में शिया और सुन्नी आ रहे हैं उनके बीच में कोई मतभेद नहीं होता था, क्योंकि अकबर जो है वो किस तरह की विचारधारा रखता था वो ऑलरेडी हम पढ़ कर आए हैं, ठीक है। आगे बोलता है राइटर, ओके, आगे बोलता है राइटर, ठीक है, कि अकबर के दरबार में इन लोग के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता था। कुछ दक्कनी राज्य, खास तौर से गोलकुंडा जो है उसने शिया मत को राजधर्म बना लिया। अब यहाँ पर स्थिति बिगड़ गई कि ये जो अकबर के दरबार में या मुगल एम्पायर में हमें शिया सुन्नी दिखाई दिए, वहां पर तो इनको एक समान ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन ये जो गोलकुंडा दिखाई दे रहा है ना, ये किसका फॉलोअर हो गया? शिया मत का फॉलोअर हो गया। शिया जो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? ईरान में दिखाई दे रहे हैं। तो गोलकुंडा ने शिया को अपना राजधर्म बना लिया। अहमदनगर और बीजापुर के दरबारों में भी शिया गुट अधिक प्रचलित था, लेकिन अपनी प्रधानता वह कभी कभी ही स्थापित कर पाया। इस सबसे दक्कनी राज्यों में आपसी झगड़े जो है वो खूब ज्यादा बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो बेसिकली अब जो दक्कन के हमें राज्य दिखाई देते हैं ना, इनमें हमें थोड़ा सा ये फैक्टर दिखाई देता है, जैसे गोलकुंडा ने तो अपना राजधर्म ही बना लिया शिया को, है ना। और बोल रहे कि अहमदनगर, बीजापुर में भी इनका प्रभाव
दिखाई दिया। कभी कभी शिया ज्यादा प्रभावशाली हो जाते थे और कभी कभी इनकी स्थिति कमजोर हो जाती थी, और ये सब क्या देगा, वहां पे संप्रदायवाद को बढ़ावा देगा। यहाँ पर हमें एक और गुट दिखाई देता है इस्लाम धर्म का, जिसको महदवी कहा जाता था। महदवी बेसिकली क्या होते थे, ये ऐसे मुस्लिम्स होते थे जिनका विचार था कि हर युग में पैगंबर का जन्म होता है और पैगंबर आते हैं, और पैगंबर जब भी आएंगे वो आकर वापस से धर्म को मजबूत बनाएंगे और न्याय को विजय दिलाएंगे। और जो भी व्यक्ति इस्लाम धर्म के इस सेक्ट के अनुसार जो भी व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण दिखाई देते हैं उसको क्या कहा जाता था, महदी कहा जाता था। महदी जो वो पर्सन होता था जिसको ये पैगंबर मानते थे हर एक समय का, है ना, कि ये इस काल का महदी है, ये इस काल का महदी है। और इनकी विचारधारा क्या थी, जो मैंने आपको बता दिया। तो शिया और सुन्नी के अलावा ये दक्कन वाले रीजन में हमें एक और विचारधारा दिखाई देती जिसे महदी कहा जाता था। भारत में सैयद मोहम्मद नामक एक व्यक्ति जिसका जन्म 15वीं सदी के पूर्वार्ध में हमें दिखाई देता है जौनपुर में हुआ था, इनको महदी घोषित किया गया। सैयद ने पूरे भारत और इस्लाम दुनिया की यात्रा करके मुसलमानों में बहुत ज्यादा उत्साह का संचार किया। इनमें दक्कन भी शामिल था, जहां उसके विचारों का लोगों में खूब प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, परंपरावादी मुसलमान महदवी विचारों के भी उतने ही खिलाफ थे जितने कि शिया मत के। इस प्रकार इन दोनों मत, ये जो दोनों हमें मत दिखाई दे, इनके बीच में अच्छा संबंध नहीं था। तो जो बोल रहा है कि जो परंपरागत मुसलमान थे ना या सुन्नी के फॉलोअर्स थे, वो शिया को तो मानते ही नहीं थे। ओके, दूसरा महदी जो थे या महदवी थे, उनके भी ये खिलाफ थे। तो दक्कन में कुछ इस तरह का संप्रदायवाद पनपता हुआ दिखाई दे रहा है कि है इस्लाम के फॉलोअर्स, लेकिन उसी के जो अलग अलग विचारधारा है उसको लेकर ये आपस में भिड़ जाते हैं। ठीक है, अकबर पुर्तगालियों की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर चौंक रहा था। अब इस बीच अगर उत्तर भारत में जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पुर्तगालियों का आगमन हो जाता है इस वाली जगह पर। ठीक है, सबको पता है 1498 में, लेकिन शुरू में तो ये व्यापार तक ही सीमित है, बाद में इन्होंने अपने आप को समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया था। तो बोल रहे कि जो अकबर है ना, वो थोड़ा सा पुर्तगालियों की जो नेवी थी, जो उनकी नौसेना थी, उससे बहुत ज्यादा अचंभित था। पुर्तगाली हज के लिए मक्का जाने वाले लोगों के आवागमन में भी हस्तक्षेप कर दे रहे थे, यानी जो मक्का जाने वाले यात्री थे उनको बीच में रोक देना। ये हमने ऑलरेडी स्टोरी पढ़ी हुई है, किस तरह से जहाजों को लूट लेना, ये सब काम करते थे। वो देश की मुख्य भूमि पर भी अपना दबदबा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, यहां तक कि उन्होंने सूरत पर भी हाथ डालने की कोशिश की। इवन हम ये देखते हैं कि जब अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी गई थी जहांगीर के द्वारा, तो किस तरह से इन पुर्तगालियों ने अपना हस्तक्षेप किया था और जहांगीर को अपनी अनुमति वापस लेनी पड़ गई थी। ठीक है, तो अकबर जो है कुल मिला के जो भी एक्टिविटी चल रही थी पुर्तगालियों की, उससे वो काफी ज्यादा भयभीत हमें दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोलता है राइटर, ओके, नेक्स्ट राइटर बोलता है कि वो देश की मुख्य भूमि पर अपना दबदबा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ये सब देख रहा था। अकबर को लगा कि अगर मुगलों की देखरेख में बने राज्यों को एक कर दिया जाए तो पुर्तगाली खतरे को समाप्त किया जा सकता है। अकबर सोच रहा था कि अगर ये सारे क्षेत्रों को एक कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं पुर्तगाली से जो थोड़ा सा डर बना हुआ है उससे हम इजीली लड़ सकते हैं। इन्हीं कुछ कारणों से अकबर ने सोचा कि दक्कन की तरफ अब मुझे अभियान चलाना चाहिए और उन क्षेत्रों का एकीकरण करना चाहिए। अब हम देखेंगे वन बाय वन बरार, अहमदनगर और खानदेश की विजय। खानदेश के बारे में मैंने अभी बताया था, इधर हो जाएगा बरार और इधर हो जाएगा अहमदनगर। अकबर पूरे देश पे प्रभुता का दावा करता था, इसलिए वह चाहता था कि राजपूतों की तरह दक्कन के शासक, जैसे अकबर राजपूताना क्षेत्र पर डायरेक्ट रूल नहीं करता था लेकिन वहां के शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करवा चुका था, ऐसे ये चाहता था कि दक्कन के जो शासक है वो भी मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। उसने आरंभ में दूत मंडल भेजकर उनको संदेश दिया कि भाई आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने इसकी सत्ता स्वीकार करने से मना कर दिया। अब जब सत्ता स्वीकार करने से मना कर दोगे तो क्या होगा, अकबर अपनी सेना लेकर आएगा, क्योंकि अकबर का तो अपमान हो गया ना। 1591 ईस्वी में अकबर ने एक कूटनीतिक मुहिम छेड़ी। उसने सभी दक्कनी राज्यों को अपने दूत मंडल भेजकर उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने को निमंत्रित किया, खानदेश को छोड़कर। अब देखो खानदेश के लिए क्या था, इसकी स्थिति काफी कमजोर थी, है ना, ये पहले भी भिड़ चुका था, तो इसको पता था कि भाई मेरी वो स्थिति नहीं कि मैं इससे
लड़ू जाकर। तो खानदेश को छोड़कर किसी भी राज्य ने मुगलों का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और खानदेश ने अधीनता स्वीकार करने को मान लिया। हालांकि अहमदनगर का जो शासक था बुरहन, मुगल दूत मंडल से थोड़ा सा अच्छे से पेश आया और बाकी जो दूसरे राज्य है उन्होंने बोला कि ठीक है, हम मुगल्स के साथ दोस्ती करने को तैयार है। इस तरह का झूठा मूठा वादा उनके द्वारा चला जा रहा है, लेकिन कोई भी अंदर से आंतरिक रूप से ना तो दोस्ती करना चाहता और ना ही मुगल्स की अधीनता स्वीकार करने के लिए उन्होंने हामी भरी। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 1595 में जो अहमदनगर का शासक था बुरहान, उसकी मृत्यु होने पर जब निजाम शाही सरदारों के बीच गुटबंदी की लड़ाई शुरू हो गई तो फिर अकबर के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि बुरहान जब ये मर गया था तो ये अहमदनगर में सारे लोग लड़ रहे हैं कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। तो अकबर को लगा कि ये स्थिति ठीक है कि यहाँ पर हम अटैक कर सकते हैं। ठीक है, बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बहादुर को समर्थन देने के हक में था। अब बोल रहा है कि बीजापुर का जो शासक था ना, उसने डिसाइड किया था कि मैं क्या करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है ना कि बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह ने डिसाइड किया कि हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, किसको? यहाँ पे जब उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो रहा है और हम देख रहे हैं कि वहां से अटैक हो रहा है। दूसरी ओर बोल रहा है कि बुरहान की बहन चांद बीबी, जो बीजापुर के पूर्व शासक की विधवा थी, उसने भी अपने भतीजे की सहायता करने के लिए वो रुक जाती है कहाँ पर? इस क्षेत्र में। अब देखो, कुल मिला के जब अकबर के इधर अटैक का खतरा बना हुआ है तो बीजापुर डिसाइड कर रहा है कि हम इनको सपोर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर वो मिल जा रहे हैं क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि मुगल्स का इधर कंट्रोल हो। तो यहाँ पर ये सोचते कि भाई हमें यहाँ पर अहमदनगर को सपोर्ट करना चाहिए ताकि अकबर इधर कंट्रोल ना करे। इसी पृष्ठभूमि में दक्कनी सरदारों ने मुगलों को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी दक्कनी राज्य हैं जो मुगल्स को प्रॉपरली इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और आकर इस क्षेत्र को जीत लीजिए। अब जो संघर्ष शुरू हुआ वह वास्तव में अहमदनगर पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बीजापुर और मुगलों के बीच संघर्ष था, क्योंकि अहमदनगर में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति तो है नहीं, उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हो ही रहा है। बीजापुर इसके सपोर्ट में आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मुगल्स को इन्वाइट कर रहे हैं इस क्षेत्र पर अटैक करने के लिए। तो अब जब मुगल्स अटैक करेंगे तो इनसे कौन लड़ने वाले? बीजापुर के लोग लड़ने वाले हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि एक्चुअल में ये जो मुगल्स का अहमदनगर में अटैक था ना, वो किसके बीच की लड़ाई हो जाएगा? मुगल और बीजापुर के बीच की लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मुगल आक्रमण का नेतृत्व गुजरात के सूबेदार शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा किया जा रहा था। खानदेश के शासक से सहयोग करने को कहा गया, क्योंकि खानदेश के शासक तो ऑलरेडी इनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे मुगल्स की, तो उनको बोला गया था कि भाई तुम भी इसको सपोर्ट करना। तो गुजरात से आते हैं मुगल्स के ये दो व्यक्ति जो कि मुगल्स के प्रतिनिधि बनकर आते हैं। खानदेश को इनके सपोर्ट में रखा गया। अहमदनगर के सरदारों के गुटबंदी के कारण राजधानी अहमदनगर पहुंचने तक मुगलों को खास प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि अहमदनगर में ऑलरेडी गुटबंदी चल रही है उत्तराधिकारी बनने के लिए। तो बोल रहे हैं कि मुगल्स के खिलाफ कोई बड़ा ऐसा प्रतिरोध नहीं दिखाई दिया, तो उनके लिए बहुत ईजी था। चांद बीबी ने खुद को और बालक राजा बहादुर को किले में बंद कर लिया। जब चांद बीबी ने स्थिति को बिगड़ते हुए देखा तो उसने अपने आप को और जो एक्चुअल उत्तराधिकारी था बहादुर, उसको ले जाके किले में बंद कर लिया। लेकिन किले में कब तक बंद करते? 4 महीने तक मुगल्स ने किले की घेराबंदी जारी रही। ओके, और उसी बीच चांद बीबी जो है वो काफी पावरफुल लेडी थी। उन्होंने वहां तो अपनी वीरता का परिचय दिया, लेकिन आगे चलकर उनको किले से बाहर आना पड़ा। और जब वो किले से बाहर आई तो उनके और मुगल्स के बीच में एक समझौता हो गया। समझौते के अनुसार बरार वाला जो रीजन है वो मुगलों को दे दिया गया। यहाँ पे बरार वाला क्षेत्र था, अहमदनगर बरार पे पहले ही कंट्रोल कर चुका था। तो चांद बीबी ने बोला कि देखो मुगल्स को कि हम तुम्हें बरार दे दे रहे, तुम बरार ले लो, बदले में तुम हमको क्या दो कि ये जो बहादुर है इसको अहमदनगर का शासक बनने को आप लोग मान्यता दे दो। तो इन दोनों के बीच में ये समझौता हो गया। इसने बरार वाला क्षेत्र दे दिया और मुगल्स ने मान्यता दे दी बहादुर को अहमदनगर के शासक के रूप में। बरार मुगल साम्राज्य में मिलाने के बाद से दक्कन के राजे चौंक उठे, इसलिए वह अहमदनगर के पक्ष में खड़े हो गए। अब जैसे ही बरार मुगल्स के पास गया तो ये दक्कनी राज्य ना बड़े वैसे थे, जैसे बीजापुर तो सपोर्ट में आ गया था अहमदनगर के, लेकिन
दक्कन के कुछ और राज्य थे जो मुगल्स को इनवाइट कर रहे थे अटैक करने के लिए, लेकिन जब इन्होंने देखा कि अहमदनगर ने बरार का क्षेत्र दे दिया, तो अब जो दक्कन के दूसरे राज्य है ना, वो अहमदनगर के सपोर्ट में आ जाएंगे कि नहीं नहीं, ये अपना क्षेत्र मुगल्स के पास नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा करो, हम तुमको अब सपोर्ट देते हैं। और इन्होंने सपोर्ट देके जबरन फिर से अहमदनगर को गलत स्थिति में पहुंचा दिया। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि दक्कनी राज्य अब मुगल्स के खिलाफ आएंगे, और वो अहमदनगर के पक्ष में खड़े हो गए और बरार को मुगलों द्वारा अपने कब्जे में लेने के रास्ते में रोड़े अटकाने लग गए। शीघ्र ही बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर की एक विशाल सेना बीजापुर के सेनापति के नेतृत्व में बरार पर अटैक कर देगा। तो ये जो बरार मुगलों को दिया था, इस पर अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा सम्मिलित हो गया ना। अब ये तीनों की जो एक जॉइंट अलायंस है ना, वो बनेगी और ये तीनों की सेना जाकर अटैक कर देगी। अब चांद बीबी ये जो एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, इस लड़ाई में मुगल्स जीत जाते हैं, ठीक है। अब मुगल्स जीत गए तो फिर से स्थिति खराब हो गई। किसकी स्थिति खराब हो गई? अहमदनगर की ना, क्योंकि अलायंस तो किसने तोड़ा? अहमदनगर ने तोड़ा। बोल रहे कि हालांकि चांद बीबी 1596 ईस्वी के समझौते का आदर करने के पक्ष में थी। उनका ये कहना था कि हमको दोबारा अटैक नहीं करना चाहिए, हमको इस अलायंस का पालन करना चाहिए। तथापि वह अपने सरदारों को मुगलों पर हमले करने से रोक नहीं पाए। नतीजा यह हुआ कि मुगलों ने अहमदनगर पर फिर से घेरा डाल दिया, क्योंकि बरार पर अटैक किया उसने। बरार तो अपना बचा लिया, लेकिन अब वो अहमदनगर पे दोबारा अटैक करेंगे। किसी ओर से कोई मदद नहीं मिल पाई और चांद बीबी ने समझौते के लिए वापस से बातचीत शुरू की। उनको लगा कि भैया गड़बड़ हो रहा है, तो वो दोबारा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। परंतु एक विरोधी गुट ने उस पर गद्दारी का इल्जाम लगा के कि चांद बीबी जो है वो गलत है और उनकी हत्या कर दी। तो कुल मिला के जो चांद बीबी मीडिएटर बनी हुई थी, उन्हीं की हत्या यहाँ पर कर दी जाती है। अब मुगल्स के लिए रास्ता साफ था। बालाघाट को मुगल ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। अहमदनगर में मुगल ने अपनी एक रक्षा वाहिनी यानी अपनी पूरी सेना तैनात कर दी। अहमदनगर का पतन और बहादुर निजाम शाह, जो वहां का उत्तराधिकारी माना था मुगल ने, उसको क्या कर लिया? बंदी बनाए जाने से दक्कन में अकबर की समस्या मतलब स्थिति तो मजबूत हुई, लेकिन फिर भी उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, गुजरात कंट्रोल में आ गया, ठीक है। ये जो आपका रीजन था, एक सेकेंड, ओके, खानदेश ऑलरेडी इसके कंट्रोल में था, ठीक है। और नीचे आ जाइए, बरार इसने जीत ही लिया था। बोल रहे अहमदनगर के उत्तराधिकारी को बंदी बना लिया और जो बालाघाट वाला क्षेत्र है उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन फिर भी बोल रहा है कि मुगल्स जो थे, अकबर, उसकी समस्या इतने से हल नहीं होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी हमें बहुत सारे ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे बीजापुर है, स्पेशली गोलकुंडा है, ओके। तो मुगल्स का उसको भी कंट्रोल में लाना जरूरी था। मौके पर जाकर हालात का जायजा लेने के लिए, क्योंकि अकबर को स्थिति ठीक नहीं लग रही थी, अकबर ने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। वो वापस जाता है और दक्कन की तरफ जब वो जाता है तो पहले वो मालवा पहुंचता है और वहां से खानदेश। वहां उसे मालूम हुआ कि शहजादा दानियाल जब खानदेश से गुजर रहा था तो वहां के शासक ने उसे यथेष्ट सम्मान नहीं दिया। शहजादा दानियाल कौन था? शहजादा दानियाल था मुगल एम्परर अकबर का छोटा पुत्र। तो जब अकबर यहाँ से जा रहा था ना, मालवा खानदेश होते हुए, तो उसको ये पता लगती है कि जब उसका पुत्र खानदेश से जा रहा था, खानदेश जो मुगल की अधीनता स्वीकार कर चुका था, वो खानदेश ने मुगल शहजादे को वैसा रिस्पेक्ट नहीं दिया जो उसे मिलना चाहिए था। अकबर का पता लगता है कि भाई अब वो सोच रहा था कि एक तो देखो ये कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है ना अटैक करने के लिए, तो बहाना क्या मिला कि मेरे पुत्र को वो सम्मान नहीं दिया गया। तो अकबर की आंख तो लगी हुई थी कहां पर? खानदेश के किले पर, ठीक है। मुगलों ने एक बड़ी घेराबंदी की और इस बीच किले में महामारी भी फैल गई थी, तो भाई वो लोग, उनको किले से बाहर निकलना ही था लोगों को। राजा बाहर आ गया, राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया और खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो थोड़ा सा ध्यान दो, गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया, खानदेश ने अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन अब फाइनली खानदेश को यहाँ पर खानदेश ने अधीनता स्वीकार की थी, खानदेश को डायरेक्टली मिला लिया गया। तो गुजरात पूरा मिल चुका है, ये जो बरार वाला क्षेत्र है वो पूरा मिल चुका है और यहाँ से खानदेश अब पूरा मिला। पहले उसने अधीनता स्वीकार की थी। इस बीच अकबर के कनिष्ठ पुत्र शहजादा दानियाल ने, जिसे मुगलों की दक्कन में मौजूद सेना का सेनापति बनाया गया था, मुर्तजा निजाम शाह से एक समझौता कर लिया। अहमदनगर के
पतन के बाद निजामशाही सरदारों के एक समूह ने मुर्तजा को राजा घोषित कर दिया था। बोल रहा है कि हम देखते हैं कि जब अहमदनगर में उत्तराधिकार कोई नहीं था, जो बहादुर था उसको अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बाद जो अहमदनगर के बचे खुचे सरदार थे ना, उन्होंने मिलकर मुर्तजा के साथ एक समझौता कर लिया था, मुर्तजा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो ये जो दक्कन में सेनापति बनाया गया था दानियाल, अकबर का छोटा बेटा, उसने एक चालाकी खेली और उसने मुर्तजा के साथ बातचीत की और बोला कि देखो तुम हमारे साथ समझौता कर लो, और उसने मुर्तजा को समझौता करने पे मजबूर कर लिया। फिर बोल रहा है कि इसी बीच अकबर के पास वापस से खराब सिचुएशन आई। खराब सिचुएशन क्या कि उसके बेटे सलीम ने विद्रोह कर दिया था, तो अकबर वापस से अपना ध्यान किधर घुमा लेगा, उत्तर की तरफ, और फिर अकबर उत्तर की तरफ लौट गया। यद्यपि खानदेश, बरार, बालाघाट ये सब उसके हाथ लग चुका था, अहमदनगर के किले पर मुगलों का नियंत्रण था, ये सब बहुत बड़ी उपलब्धियां थी, लेकिन फिर भी मुगल्स को लग रहा था कि अभी भी दक्कन जो है वहां पर वो उतना मजबूत नहीं हो पाया जितना उसे होने की आवश्यकता थी। तो अकबर के समय तक क्या क्या स्थिति, क्या क्या हाथ लगा, गुजरात ऑलरेडी मिल चुका था, खानदेश आ गया, ये इधर है, खानदेश आ गया, बरार यहाँ पर आ गया, अहमदनगर के किले पर भी कुछ छोटा मोटा नियंत्रण इनका स्थापित हो चुका है। फिर बोल रहा है कि अकबर को इस बात का एहसास था कि बीजापुर के साथ समझौते के बिना दक्कन की समस्या समाधान नहीं हो सकती। बीजापुर कहाँ है, इधर आ जाइए, अहमदनगर के नीचे, क्योंकि बीजापुर काफी पावरफुल स्टेट था। तो इस वजह से उसने इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को, आदिल शाह ने अपनी बेटी का विवाह, ओके इसको करेक्ट करिए, उसने क्या करा, अकबर ने जो आदिल शाह द्वितीय था ना, उसको बोला कि वो अपनी बेटी का विवाह अकबर के छोटे पुत्र दानियाल से कर दे। लेकिन विवाह के शीघ्र बाद ही जो दानियाल था वो थोड़ा सा अल्कोहल वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करता था, तो शराब लेने की वजह से शहजादे की मृत्यु हो गई। तो कुछ दिन तो क्योंकि बीजापुर और मुगल्स के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, दानियाल जो दक्कन में एक्टिव था उसका विवाह कर दिया गया आदिल शाह से, आदिल शाह की पुत्री से। तो अब इस समय स्थिति तो ठीक ठाक रही, लेकिन जब दानियाल की मृत्यु हो जाएगी तो स्थिति बिगड़ जाएगी वापस से। अब भाई वैवाहिक संबंध ही नहीं रहा, मृत्यु हो गई उसके पति की, इस प्रकार स्थिति फिर से अनिश्चित हो गई, जिससे अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर को टकराना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अकबर नहीं, अब अगला उत्तराधिकारी जहांगीर, उसके लिए ये समस्या सामने आएगी। ठीक है, मलिक अंबर का उदय। अब इसी बीच में हमें एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व दिखाई देता है जिसका नाम था मलिक अंबर। ठीक है, और कहां पर मुगल्स जो है वो डिफीट हुए या विफल हुए वो भी यहाँ पर बताया गया है। अहमदनगर के पतन और मुगलों द्वारा बहादुर निजाम शाह को बंदी बनाए जाने के बाद अहमदनगर राज्य बिखर गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसका श्रेय मलिक अंबर नामक एक हबशी सरदार को जाता है, जिसका जन्म इथोपिया में हमें होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, बोल रहे कि अहमदनगर का पतन हो चुका था, अहमदनगर का जो शासक था बहादुर, उसको मुगल्स ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, और इस स्थिति में हमें पता लगता है कि अहमदनगर पूरी तरह से खत्म हो गया रहता। लेकिन अहमदनगर खत्म नहीं हो पाया, उसका क्या कारण है? बोल रहे इसका श्रेय मलिक अंबर नामक एक हबशी को जाता है। बोल रहे मलिक अंबर का संबंध किससे था? बगदाद से था। वहां पर ये एक गुलाम था जिसको बाजार में बेच दिया गया था, और एक व्यापारी इसको खरीद कर दक्कन ले आया। जब मुगलों ने अहमदनगर पर अटैक किया था तो ये अंबर के लिए एक अच्छा समय था। मलिक अंबर ने सोचा कि भाई मुगल्स ने दक्कन पर अटैक किया, क्यों ना मैं अपनी शक्ति को जांचूं। हालांकि मलिक अंबर जल्दी वहां से लौट आता है, अहमदनगर में सरदारों के गुट में शामिल हो गया, और जो लोग चांद बीबी के खिलाफ थे, इसने अपना अलग से गुटबंदी बनाने की कोशिश की, है ना। अहमदनगर के पतन के बाद मलिक अंबर ने एक निजामशाही शहजादे को ढूंढ निकाला और बीजापुर के मूक समर्थन से मुर्तजा निजाम शाह के नाम से अहमदनगर की गद्दी पर बिठा दिया। बोल रहा है कि ये जो मलिक अंबर है यही वो व्यक्ति है, वो चाहता था कि भाई अहमदनगर पे कोई उत्तराधिकारी बिठाया जाए, और उत्तराधिकारी बिठाने के लिए उसको कोई वंशज तलाशना पड़ेगा ना कि कैसे इसका कनेक्शन है। तो बोल रहा है कि ऐसे ही उसने एक व्यक्ति को ढूंढ निकाला जो उनके वंशज का था, और बीजापुर के मूक समर्थक का मतलब है कि ओपनली नहीं, अंदरूनी समर्थन हासिल करके मुर्तजा निजाम शाह के नाम से अहमदनगर की गद्दी पर इसको बिठा दिया। ठीक है, तो अहमदनगर की गद्दी पे उसने एक उत्तराधिकारी को बिठा दिया, किसने? मलिक अंबर ने। ठीक है, और खुद उसका पेशवा बन गया।
प्रधानमंत्री बनकर बैठ गया। पेशवा की उपाधि या पदनाम अहमदनगर में इससे काफी पहले ही प्रचलित था और मलिक अंबर जो है वो जो है इस स्थिति का बेनिफिट उठाते हुए नजर आएगा। ठीक है, उन दिनों मुगल सेना का सेनापति अब्दुल रहीम खाने खाना था। उसने 1601 में तेलंगाना में नांदेड़ नामक स्थान पर मलिक अंबर को हराया। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर मलिक अंबर से मुगल्स भी लड़ रहे थे। तो तेलंगाना जगह पर मलिक अंबर ऑलरेडी मुगल से डिफीट हो चुका था। जो मुगल्स का रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? अब्दुल रहीम खाने खाना। लेकिन उसने मलिक अंबर के साथ मैत्री संबंध स्थापित करना बेहतर समझा, क्योंकि वह यह मानता था कि निजाम शाही राज्य के बाकी बचे हिस्से में जो है स्थिरता लाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? इसके साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना पड़ेगा। उधर अंबर को भी खाना की दोस्ती अच्छी लग रही थी, क्योंकि उसे अपने अंदरूनी शत्रुओं के बारे में जानने का एक समय मिल रहा था। तो पहले तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और मुगल्स ने डिफीट किया मलिक अंबर को, लेकिन फिर इन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्रेंडली अलायंस ही बनाते हैं। वो इन दोनों के लिए ही अच्छा था। ठीक है, फिर बोल रहा है कि अकबर की मृत्यु के बाद मुगलों के दक्कनी सेनापतियों के आपसी मतभेदों के कारण मुगल्स अब वीक होंगे। अकबर मर गया तो दक्कन में जो मुगल्स ने सेनापति अपॉइंट किए थे वो लोग आपस में भिड़ जाएंगे। यहां पर जब स्थिति कमजोर हुई तो अंबर ने सिचुएशन का फायदा उठाया। अंबर ने उन्हें बरार, बालाघाट, अहमदनगर से बाहर निकालने के लिए जबरदस्त मुहिम छेड़ दी। मुगल्स के अंडर में कौन कौन से क्षेत्र थे? बरार, बालाघाट, ये वाले क्षेत्र थे ना। तो अब अंबर ने सोचा कि मुगल्स आपस में ही लड़ रहे हैं सेनापति, तो इनको यहां से उठा के फेंकने के लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। उसके इस प्रयत्न में बीजापुर के शासक आदिल शाह ने उसकी मदद की, क्योंकि यह जरूरी था। मतलब जो बीजापुर का शासक था उसको ये जरूरी लगा कि मुगल साम्राज्य और बीजापुर के बीच कोई प्रतिरोधक राज्य कायम रहना जरूरी है। और वो ये मानते थे बफर स्टेट कि अगर अहमदनगर है तो ये बीजापुर और मुगल्स के बीच में क्या करेगा? एक बफर स्टेट के रूप में काम करेगा। तो यहाँ से मुगल्स को बाहर फेंकने के लिए अंबर काम कर रहा था और बीजापुर के शासक ने सपोर्ट कर दिया अंबर को कि हाँ ठीक है, इसको बाहर फेंको ताकि अहमदनगर जो है एक बफर स्टेट के रूप में कायम रहे। उसने अंबर को तेलंगाना में कंधार की शक्तिशाली दुर्ग दिया कि भाई यहाँ पर तुम अपने परिवार को रहो और यहाँ से सारा सैन्य अभियान चलाओ। इस संधि को पुख्ता करने के लिए बीजापुर के एक प्रमुख इथोपियाई सरदार की बेटी का मलिक अंबर के बेटे से विवाह भी कर दिया। यानी बीजापुर के शासक जो है वो मलिक अंबर के साथ में बहुत अच्छा अलायंस बना रहे हैं ताकि इनके बीच में कोई भी संदेह की स्थिति ना हो। जहांगीर ने शहजादा परवेज को एक विशाल सेना के साथ दक्कन में भेजा। जब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बीजापुर के शासक और मलिक अंबर अलायंस बनाकर अहमदनगर से मुगल्स को बाहर करने की कोशिश करे, तो मुगल शासक जहांगीर वो क्या करेगा? वो अब शहजादा परवेज को एक विशाल सेना के साथ दक्कन भेजेगा। परंतु मलिक अंबर की चुनौती का सामना वह नहीं कर पाया। यहाँ की अहमदनगर भी मुगल्स के हाथ से निकल गया। मलिक अंबर ने अपनी सिचुएशन को काफी अच्छा कर लिया था। मलिक अंबर का सितारा बुलंदी पे चढ़ता गया और जब तक उसे मराठों और दक्कन की दूसरी ताकतों का ठोस समर्थन मिलता रहा तब तक मुगल उस क्षेत्र में फिर से अपना सिक्का नहीं जमा पाए। तो इन्होंने पूरी तरह से बाहर फेंक दिया जहांगीर के समय में मुगल्स को। ये वो स्थिति थी जब मलिक अंबर ने काफी पावरफुल अपने आप को बना लिया था दक्कन की बाकी पावर्स के सपोर्ट से। ठीक है, फिर बोल रहा है कि मलिक अंबर अपने मित्रों को आगे चल के कुछ मतभेद हो जाते हैं और जिन पावर्स के सपोर्ट से वो ये मुगल्स को बाहर किया था उन्हीं पावर्स को उसने कहीं ना कहीं नाराज कर दिया। खाने खाना जिसे फिर दक्कन में मुगल प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था, इस स्थिति से लाभ उठाकर उसने बहुत सारे मराठवाड़ों को अपने पक्ष में कर लिया। यानी अब जब मलिक अंबर के अगेंस्ट हुई स्थिति तो उसने मराठवाड़ा सरदारों को अपने पक्ष में मिला लिया कि देखो मलिक अंबर को हराना जरूरी है, ये गड़बड़ कर रहा है। तो मुगल की तरफ से जो प्रतिनिधि नियुक्त हुआ था खाने खाना, उसने मराठों को मिलाकर अब मलिक अंबर के खिलाफ उनको कर दिया। ठीक है, मराठा सरदारों की मदद से खाने खाना ने 1616 में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना को, इनका जो ज्वाइंट अलायंस बना था, उसको बहुत ही बुरी हार दी। इस खतरे के मुकाबले अंबर के सामने घुटने टेकने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। लेकिन फिर भी हमें पता लगता है कि अंबर ने बहुत ही मजबूती से लड़ाई लड़ी और आगे पता लगता है कि दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई, उसमें जहांगीर
जहांगीर ने अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों के अलावा कोई इलाका हासिल करने की कोशिश नहीं की। यानी कि जो मलिक अंबर था इधर से और इधर से जो मुगल्स की तरफ से खाना था, इनके बीच में एक अलायंस हुआ, एक ट्रीटी हुई। लेकिन उस ट्रीटी में जहांगीर ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि मुझे और कोई क्षेत्र चाहिए। चाहता तो वो मांग सकता था क्योंकि मलिक अंबर यहाँ पर हारा है, ओके, लेकिन फिर भी उसने वही क्षेत्र मांगे जो पहले से जीते हुए थे। जैसे अहमदनगर का जो क्षेत्र था या जो क्षेत्र पहले से अकबर जीत कर गया था, उन्हीं क्षेत्रों पर उसने अधिकार मांगा। शायद उसे लग रहा था कि अभी वो स्थिति नहीं है कि दक्कन में मैं और ज्यादा अभियान चलाऊं, ऐसा कुछ। ठीक है, कुछ इतिहासकारों की यह राय, सॉरी यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उसको और ज्यादा इलाका हासिल करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं करा क्योंकि शायद वो डर गया था। वहीं कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इसका कारण जहांगीर की सैन्य कमजोरी थी। उसको लग रहा था कि भाई सेना उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। जहांगीर मुगलों की जिम्मेदारी में दक्कन में इजाफा नहीं करना चाहता था, और कुछ का ऐसा कहना है कि जहांगीर नहीं चाहता था कि अभी मुगल्स को दक्कन की तरफ फंसा दिया जाए जबरन, उससे इसकी स्थिति नॉर्थ में कमजोर हो जाएगी। ठीक है, इन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद मलिक अंबर मुगलों के खिलाफ दक्कनी प्रतिरोध का नेतृत्व करता रहा। समय समय पे भले इसके बीच में अलायंस हो गया था, इनके बीच में समझौता हो गया था, लेकिन फिर भी इनके बीच में बार बार प्रतिरोध की स्थिति दिखाई देती है। ठीक है, 2 साल बाद दक्कनी राज्यों की संयुक्त सेना को मुगलों के हाथों फिर गहरी हार खानी पड़ी। मुगल्स ने फिर डिफीट कर दिया। ये जो जॉइंट अलायंस दोबारा से बनाया था बीजापुर गोलकुंडा ने, अंबर को सभी मुगल प्रदेश लौटाने पड़े। साथ ही आसपास का इलाका 14 कोस जो इलाका था वो भी मुगल्स को देना पड़ा। दक्कनी राज्यों को इतने रुपए का हर्जाना भी भरना पड़ा, युद्ध का हर्जाना। इन सभी का श्रेय शहजादा खुर्रम को दिया गया कि उसने इस अभियान में कहीं ना कहीं मुगलों को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। पहली हार के तुरंत बाद मिली इस दूसरी हार ने मुगलों के खिलाफ दक्कनी राज्यों के संयुक्त मोर्चे को तोड़ कर रख दिया, क्योंकि इसके कुछ समय पहले ही इनका जॉइंट अलायंस हारा था, फिर दोबारा से यह हार गया। तो सोचो ना वो जॉइंट अलायंस का कितना बुरा हाल होगा। तो अब वो वापस से उठने की स्थिति में नहीं थे। ठीक है, अब दक्कनी राज्यों के बीच की पुरानी प्रतिद्वंदिता फिर उभर आई। तो अब वो मुगल्स के अगेंस्ट नहीं उठेंगे, लेकिन अब वो आपस में फिर से लड़ेंगे। तो यहाँ पर राइटर यही बोलता है कि अब वो खुद भिड़ेंगे। कैसे? मलिक अंबर के उदय की खास अहमियत यह थी कि वह दक्कन के मामलों में मराठों के महत्व को स्वीकृति का एक सूचक के रूप में काम करता था। मतलब कहीं ना कहीं मलिक अंबर जो है वो मराठवाड़ों का काफी सपोर्ट ले रहा था, और वो ये दिखा रहा था कि दक्कन में मराठवाड़ों का एक्चुअली कितना इंपॉर्टेंट रोल है। मलिक अंबर के अधीन मराठों की सफलता ने उन्हें आत्मविश्वास दिया कि वो इतने कैपेबल है कि वो खुद भी अपना एक इंडिपेंडेंट एम्पायर स्टैब्लिश कर सकते हैं। यही जाके आगे मराठवाड़ों को पुश करता है, और वही मराठवाड़ा अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करते हैं। बोल रहे हैं कि मलिक अंबर का और भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एक तो ये कि मराठवाड़ों को उनका जो पावर है वो कहीं ना कहीं इसने यहाँ पर याद दिलाने की कोशिश की। दूसरा, इसने वहां पे भू राजस्व व्यवस्था भी काफी मजबूत किया। अहमदनगर और आसपास के क्षेत्र में टोडरमल प्रणाली और जब्ती प्रणाली की शुरुआत की। ओके, तो जब्ती प्रणाली भी इसने लागू की। ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। 1622 ईस्वी के बाद जब जहांगीर के खिलाफ शहजादा खुर्रम की बगावत के कारण दक्कन में अशांति फैली हुई थी, बोल रहे कि शहजादा खुर्रम ने जहांगीर के खिलाफ क्या कर दिया था, रिवोल्ट कर दिया था। अब ये बाप बेटे आपस में लड़ रहे। अब ऐसी स्थिति में दक्कन में वापस से क्या हो जाएगी, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो यही बोल रहा है कि 1622 के बाद जब जहांगीर के खिलाफ शहजादा खुर्रम की बगावत हुई तो दक्कन में अशांति का माहौल हो गया। तभी मलिक अंबर ने मुगलों के सुपुर्द किए गए अपने कई पुराने प्रदेशों पर फिर से अधिकार कर लिया। ओके, नए सिरे से आरंभ किए गए इस झगड़े के कारण शाहजहां को इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अहमदनगर का अस्तित्व मिटा देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो नया उत्तराधिकारी बनेंगे जहांगीर के बाद, उनको ये बात समझ में आ गई कि देखो अहमदनगर जब तक इंडिपेंडेंट रहेगा, भले तुम उसको अधीनता स्वीकारवाते रहोगे, उससे कुछ नहीं होगा। जैसे बरार को अपने नियंत्रण में कर लिया, खानदेश को नियंत्रण में कर लिया, गुजरात को, ऐसे अहमदनगर का स्वतंत्र जो अपना एक क्या बोलते हैं आइडेंटिटी है, उसको खत्म करने के अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है जिस पर आगे शाहजहां काम करेगा। अहमदनगर के अस्तित्व की समाप्ति और बीजापुर गोलकुंडा द्वारा मुगल की प्रभुता स्वीकृति।
अब कैसे होगा? तो जैसे ही शाहजहां सत्ता पर बैठता है 1628 में, हमें पता लगता है कि उसने एक बहुत ही पुराने जो अनुभवी सरदार था जिसका नाम था खान ए जहां लोदी, उसको दक्कन में तैनात किया। लेकिन खान ए जहां लोदी, टाइपिंग एरर है, खान ए जहां लोदी की कोशिश नाकाम हो गई। मतलब उसने अपॉइंट तो किया था खान ए जहां लोदी को दक्कन में कि तुम जाओ यहाँ पर वापस से अपनी स्थिति को मजबूत करो, लेकिन खान ए जहां लोदी बहुत अच्छा काम कर नहीं पाया। तो शाहजहां ने उसे वापस बुला लिया। जब शाहजहां ने उसे वापस बुला लिया तो खान ए जहां लोदी को अच्छा नहीं लगा, तो उसने क्या करा, खान ए जहां लोदी ने वापस आने के बाद से विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? शाहजहां के खिलाफ। और किससे जाकर मिल गया? निजाम शाह से जाकर मिल गया दक्कन में। ओके, और उसने ये बोला कि देखो तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हारे सपोर्ट में आ जाता हूँ दक्कन, और आकर मुगल्स को यहाँ से बाहर फेंकते हैं। ठीक है, जिसने उसे मुगलों को बरार और बालाघाट के उन इलाकों से निकाल बाहर करने का काम सौंपा था। ठीक है, निजाम शाह ने, कि तुम मुगल्स को बाहर फेंको। इसने बोला ठीक है मैं बाहर फेंक दूंगा। और जिन पर अब किनका कब्जा होता है, आगे इन लोग का कब्जा दिखाई देगा। इस तरह से एक प्रमुख मुगल सरदार को पनाह देना। अब यहाँ पे शाहजहां को लगा कि भाई मेरा एक व्यक्ति जो मेरे खिलाफ विद्रोह किया हुआ है, उसको निजाम शाही क्या कर रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, ये अपने आप में गलत चीज है। तो अब शाहजहां इसको अपने रेस्पेक्ट पे ले लेगा और उसके बाद से वो दक्कन की तरफ अभियान चलाएगा और यहाँ पर 1 बाय 1 अहमदनगर, बीजापुर, ओके, जिसके बारे में राइटर ने यहाँ पे पूरा बताया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आगे की स्टोरी यही है कि गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर, इस पर मुगल्स जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। अब देखो ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी स्टोरी समझ रहे होगे तो लगातार ये एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, फिर क्षेत्र निकलता है, फिर जीतते हैं। तो ये लगातार स्थिति बनी हुई थी। लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना है कि अकबर के टाइम में कहाँ तक का कॉन्क्वेस्ट हुआ था। ठीक है, फिर शाहजहां के टाइम में क्या, सॉरी, जहांगीर के टाइम में क्या क्या स्थिति थी, और शाहजहां के टाइम में एक थोड़ा सा दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन आता है तो उसको यूज कर सके। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लाइन टू लाइन आप याद नहीं कर सकते कब कौन लड़ रहा था नहीं लड़ रहा था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रेगुलरली ये वॉर्स इनके बीच में चलते रहते थे। लेकिन कौन किसके टाइम पीरियड का था, जैसे मलिक अंबर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना के बारे में ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि प्रीलिम्स में या कहीं पे मेंस में जरूरत है तो आप उस हिसाब से अपने कंटेंट को यूज कर सकें। ठीक है, तो चलिए फिर ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।